हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। उसके कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब अगले टॉपिक पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले सुश्री क्लासेस को आपने सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं किया हो तो अभी भी कर लीजिए। आपको फाइनल एग्जाम के लिए इन वीडियोस को देखकर बहुत फायदा होगा। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर 3 है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर के टॉपिक को हमने सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और ये देखा था कि इनके 3 रूप हैं: विभागीय संगठन, सार्वजनिक या लोक निगम और सरकारी कंपनी, जिसमें से अभी हमारा फर्स्ट वाला चल रहा है विभागीय संगठन। पिछले वीडियो में हमने विभागीय संगठन क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं ये देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे विभागीय संगठन के लाभ या गुण, विभागीय संगठन के दोष और विभागीय संगठन की उपयुक्तता। तो चलिए शुरू करते हैं। विभागीय संगठन के लाभ या गुण। तो पहला गुण है सरकारी आय में वृद्धि। विभागीय उपक्रमों के मंत्रालय से सरकार की आय में वृद्धि होती है। जैसे रेल मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये विभागीय संगठन के अंतर्गत आते हैं और इनसे देश की आय में वृद्धि होती है और इनके द्वारा जो लाभ अर्जित किया जाता है वो सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। और जब इन पर लगाना पड़ता है पैसा तो वो भी सरकारी ही खजाने से लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय महत्व के उपक्रम। विभागीय उपक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का संचालन किया जाता है। ये कौन कौन से उद्योग हैं जिनका संचालन विभागीय संगठन के द्वारा किया जाता है? वो है रेलवे, संचार, डाक एवं तार, सुरक्षा उद्योग और इनके द्वारा संचालित और भी उद्योग हैं जो राष्ट्रीय महत्व के उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। फिर है सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति। तो सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन विभागीय उपक्रमों को प्रारंभ किया गया है। रेलवे विभाग यात्री किराए को संतुलित रखकर सरकार की जन कल्याण की भावना का उद्देश्य पूरा करती है। यानी यात्राओं में भी देखिए बहुत प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। 60 वर्ष से ऊपर वालों को, विकलांग है तो उनको। तो ये सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण करना और अपने कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार जन कल्याण का कार्य भी करती है। फिर है विश्वसनीयता। इन उपक्रमों का संपूर्ण आय और व्यय का लेखा जोखा जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इस कारण जनता का इन उपक्रमों पर विश्वास होता है। रेलवे का भी बजट बनता है, उसके बाद रेलवे का वर्ष भर उस बजट के अनुसार कार्य चलता है जो संसद में भी बताया जाता है। सारा हिसाब किताब संसद में बताया जाता है, इसलिए जनता का विश्वास इस पर होता है। फिर है प्रभावी नियंत्रण। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष संचालित होने के कारण इन उपक्रमों की नियंत्रण व्यवस्था भी प्रभावी और कठोर होती है। यहाँ नियंत्रण व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, कठोरता पूर्वक नियंत्रण किया जाता है क्योंकि नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। अगला है कर्मचारियों की निष्ठा। विभागीय संगठनों में कर्मचारियों की नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है। योग्य, निष्ठावान और समर्पित कर्मचारी इन उपक्रमों में रहते हैं। कर्मचारियों की निष्ठा इन सरकारी जो विभाग है इनमें होती है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, विभागीय संगठन के दोष। अभी हमने देखा विभागीय संगठन के गुण।
अब हम देखेंगे विभागीय संगठन के दोष। तो पहला है लाल फीताशाही, और इस शब्द का अर्थ मैं आपको पहले भी कुछ वीडियो पहले बता चुकी हूं कि लाल फीताशाही यानी जब किसी उद्योग पर सरकार का स्वामित्व होता है तो नियम और कानून कभी कभी बहुत कठोर होते हैं, जिनको वहां कार्य करने वाले लोग बदल नहीं सकते, और इन कठोर नियमों के कारण कभी कभी किसी प्रकार के निर्णय लेने में बहुत देर हो जाती है। उसको लाल फीताशाही कहते हैं। मतलब है कि निर्णय लेने में बहुत विलंब होता है, इस कारण कभी कभी अच्छी योजनाएं भी लागू नहीं हो पाती। ये विभागीय संगठन का दोष है। फिर राजनैतिक हस्तक्षेप। इन सारे विभागीय जो है, सुरक्षा हो गई, सूचना प्रसारण हो गया, रेलवे हो गया, इन मंत्रालयों पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। जिस प्रकार की सरकार होगी उस प्रकार का कार्य ये करेंगे। ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए राजनीतिक परिवर्तन से विभागों की नीतियों में भी परिवर्तन आ जाता है। यदि सत्ता बदल जाती है तो राजनीतिक विभागीय संगठन के अंतर्गत जो उपक्रम है उनकी भी कार्यशैली बदल जाती है। फिर है व्यावसायिक अनुभव की कमी। उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी प्रशासनिक रूप से तो दक्ष होते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से दक्षता में कमी पाई जाती है। इस कारण से दक्षता में कम होने के कारण उपक्रम को जितना वांछित लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता। फिर अगला है न्यूनतम लाभ। विनियोजित पूंजी और कर्मचारियों के संख्या के अनुपात में ये संगठन न्यूनतम लाभ अर्जित करते हैं। विनियोजित पूंजी यानी जो उस उपक्रम में पूंजी लगाई गई है, और पूंजी लगाने के बाद वहां कार्य करने वाले लोगों की संख्या, इनमें जब पैसा बढ़ जाता है तो लाभ बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो पाता है। फिर है प्रतिस्पर्धा की कमी। सामान्यतः इन उपक्रमों का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता, क्योंकि सरकार जो चला रही है रेलवे दूसरी रेलवे नहीं है ना, एक ही रेलवे होती है, तो जो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही कर पाएंगे, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा के अभाव में इनके कार्यों में एकाधिकार का दोष पाया जाता है और नीरसता का समावेश हो जाता है। एकाधिकार है, हमारे यहाँ पर रेलवे जो है उसका एकाधिकार चलता है, संचार का एकाधिकार चलता है। इस कारण से इनमें एक ये दोष पाया जाता है कि अपनी इच्छा से जो करना है वो करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं विभागीय संगठन की उपयुक्तता, यानी विभागीय संगठन कहाँ कहाँ उपयुक्त है। तो इसमें पहला है जहां गोपनीयता अति आवश्यक हो वहां पर विभागीय संगठन कार्य करता है। कहाँ गोपनीयता की ज्यादा आवश्यकता है, तो ये यहाँ कुछ महत्व के विभाग दिए हैं, जैसे सुरक्षा विभाग हो गया और सामरिक महत्व के विभाग है, और देश के अन्य कुछ विभाग सामरिक जो है वो सुरक्षा और सामरिक महत्व के जो उद्योग हैं उनमें गोपनीयता की आवश्यकता होती है, वहां पर विभागीय संगठन उपयुक्त कहलाता है। फिर जहां सरकार एकाधिकार चाहती है, एकाधिकार यानी किसी एक वस्तु का प्रोडक्शन करने वाला कोई एक ही हो तो वो एकाधिकार कहलाता है। तो रेलवे, सूचना एवं प्रसारण और रक्षा उद्योग, ये सरकार केवल एकाधिकार चाहती है और कोई ये बना ना पाए। जो कार्य सरकार करती है इनको प्रक्रम वो दूसरे ना शुरू कर पाए, इसलिए एकाधिकार चाहती है, वहां पर विभागीय संगठन की उपयुक्तता होती है। फिर अगला है जहां विनियोजन में अधिक धन लगे, यानी जिस उपक्रम में बहुत ज्यादा धन लगे, जहां पूंजीपति धन नहीं लगा सकते वहां सरकार धन लगाती है, और सरकार धन लगाती है तो ऐसे कुछ उद्योग हैं संचार, वायु परिवहन और रेलवे, इनमें सरकार अपना धन लगाती है क्योंकि धन बहुत बड़ी मात्रा में लगाना होता है। फिर है जहां राशनिंग व कठोर नियंत्रण की आवश्यकता हो। अब यहाँ पर राशनिंग का मतलब होता है सीमांकन। सीमांकन यानी हमारी जो हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के विषय में
कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो जहां जहां कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और सीमांकन की बात आती है, वहां पर विभागीय संगठन के द्वारा ही उपक्रम चलाना उपयुक्त होता है। फिर है जहां जन कल्याण प्रत्यक्ष जुड़ा हो, जैसे रेलवे में जन कल्याण जुड़ा हुआ है, लोगों को यहाँ से वहां ले जाना ही रेलवे का काम है। तो जहां जन कल्याण जुड़ा हो वहां पर विभागीय संगठन की उपयुक्तता होगी, जैसे रेलवे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।